नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम बिहार भूगोल देख रहे थे और यह बिहार भूगोल का तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। जो लोग उन वीडियोस को नहीं देखे हैं, प्लीज चैनल पर विजिट करके उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बिहार के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में बात करेंगे कि बिहार को कितने भौगोलिक या भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। तो दोस्तों, हम जब देखते हैं बिहार का अवलोकन करते हैं अच्छे से, तो हमें बिहार में 3 भौगोलिक प्रदेश मोटे तौर पर दिखाई देते हैं। पहला प्रदेश आप सबसे उत्तर में देखेंगे या कहें कि नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे तो आपको पर्वतीय प्रदेश दिखाई देगा, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण जिले में। तो ये जो एरिया पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे हम बिहार का पर्वतीय प्रदेश बोलते हैं। जो यह पर्वतीय प्रदेश है, ये एक प्रकार से हिमालय का ही विस्तार है। हिमालय की सबसे बाद की चोटी है, सबसे दक्षिणतम चोटी जो है, जिसे हम शिवालिक चोटी कहते हैं, उसी का विस्तार है ये। बिहार में हमें दिखाई देता है 2 जिलों में, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में। उसके बाद हम देखते हैं इसके पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण का पठारी प्रदेश के मध्य में एक हमें पूरा क्षेत्र दिखाई देता है, जो जिसे हम बोल देते हैं मैदानी प्रदेश। ये जो मैदानी प्रदेश है, इसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं। इसको हम नॉर्थ प्लेन और इसको साउथ प्लेन में बांट लेते हैं, क्योंकि इस प्लेन के मध्य से क्या है, गंगा नदी गुजरती है और ये गंगा नदी जो है इस पूरे प्लेन को 2 भागों में विभाजित करती है। जो नॉर्थ प्लेन है वो हिमालय की जो नदियां हैं उनके द्वारा लाए गए निक्षेपणों से जो डिपोजिशन हुआ है उसी से निर्मित हुई है, जबकि साउथ प्लेन का निर्माण प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियां जैसे सोन है, पुनपुन है, इन नदियों के लाए गए डिपोजिशन से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, फिर हम देखते हैं मैदानी प्रदेश के बाद आपको झारखंड से सीमा लगते हुए पूरा जो प्रदेश दिखाई देगा, इसे हम पठारी प्रदेश बोलते हैं। पठारी प्रदेश का जो विस्तार आप देखते हैं, तो आप कैमूर से लेकर के यहाँ बांका तक पूरा जो क्षेत्र देखते हैं, इसे हम पठारी प्रदेश बोल देते हैं। अब हम इन्हीं प्रदेशों को एक एक करके अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। पर्वतीय प्रदेश जो है नॉर्थ वेस्ट बिहार में स्थित है। उसके अलावा यह शिवालिक हिमालय का विस्तार है, लगभग 932 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण में स्थित है, हमने आपको पहले ही बता दिया है। वहीं हम मैदानी प्रदेश की जब बात करते हैं तो 96% पूरे एरिया में विस्तारित है। बिहार का मध्यवर्ती भाग है, ठीक है, इसको 2 भागों में विभाजित करते हैं, नॉर्थ प्लेन और साउथ प्लेन में। और पठारी प्रदेश को जब हम बात करते हैं तो ये साउथ बिहार में स्थित है, विंध्याचल प्लस धारवाड़ संरचना का प्रदेश है। बाकी इनको अलग अलग करके जब अध्ययन करेंगे तो अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए, अब हम पहले पर्वतीय प्रदेश के बारे में बात करते हैं। जो बिहार का पर्वतीय प्रदेश है उसको भी हम 3 भागों में बांट लेते हैं। किसमें 3 भागों में बांटते हैं? पहला हम उसको सुमेश्वर श्रेणी में, फिर हरहा दून घाटी में, उसके बाद रामनगर दून में। तो अगर हम जब सुमेश्वर श्रेणी की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, सुमेश्वर श्रेणी जो है ये एकदम उत्तर में स्थित है। आप ये देख रहे होंगे, ये है सुमेश्वर श्रेणी। ये है सुमेश्वर श्रेणी जो पर्वतीय प्रदेश के एकदम उत्तर में स्थित है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पड़ती है, जिसका विस्तार जो है त्रिवेणी नहर से भिखना ठोरी दर्रे के मध्य में यह पड़ती है। ठीक है, सुमेश्वर श्रेणी का जो विस्तार है त्रिवेणी नहर से लेकर के, मतलब ये है त्रिवेणी नहर से लेकर भिखना ठोरी दर्रा, ठीक है, यहां तक इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। यहाँ पास ही बिहार की सर्वोच्च चोटी पाई जाती है, जिसका नाम सोमेश्वर पहाड़ी बोल देते हैं, सोमेश्वर बोल देते हैं, जिसकी हाइट कितनी है 874 मीटर बोले, या कहीं कहीं देखने को हमें मिलती है 880 मीटर। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन अगर आपके पेपर में आता है तो आप उसी को विकल्प के रूप में सही मानेंगे। अगर दोनों आता है तो देखो आप कोई भी एक लगा देना, वो फिर आयोग में डिस्प्यूट में जरूर चला जाएगा, लेकिन आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि कई सारी बुक में 874 मीटर मिलता है और कई सारी बुक में 880 मीटर मिलता है। हमने दोनों आपको बता दिया है। अब आप जब प्रश्न आएगा अपने विवेक से चुनिएगा उत्तर। उसके बाद हम देखते हैं तो हरहा या दून घाटी हमको देखने को मिलती है। जो हरहा और दून घाटी का विस्तार है आप देखेंगे सुमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के मध्य में स्थित है। रामनगर दून और सुमेश्वर श्रेणी के मध्य में दून घाटी या हरहा घाटी स्थित है, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसके बारे में इतना ही जानना है। फिर अब हम रामनगर दून के बारे में बात करते हैं। रामनगर दून जो है गंगा का जो मैदान है, या कहें कि जो गंगा का एक प्रकार से भावर प्रदेश है, भावर प्रदेश और दून घाटी के मध्य में रामनगर दून स्थित है, जहां जो है इसकी सर्वोच्च चोटी संतपुर पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संतपुर जो है रामनगर दून में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है 242 मीटर है। तो आप ये हाइट भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम जब बात करते हैं तो इसी पर्वतीय प्रदेश में इंडिया से जो हम नेपाल जाते हैं तो कई सारे दर्रे देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि इस पर्वतीय प्रदेश में अगर हमको नेपाल जाना है, नेपाल को कनेक्ट करने के लिए कुछ दर्रे हमें दिखाई देते हैं। तो एक है हरहा दर्रा, दूसरा है सुमेश्वर दर्रा, और उसके अलावा भिखना ठोरी पास भी आपको दिखाई देता है, और एक है कापन पास। तो ये चारों पास का नाम ध्यान रखिएगा। कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये पासेस कहाँ अवस्थित हैं, तो आप ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे पर्वतीय प्रदेश में हमें देखने को मिलते हैं, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में। जब हम बिहार के मैदानी प्रदेश की बात करते हैं तो हमें जो है एक बहुत बड़ा एरिया बिहार का दिखाई देता है, मतलब लगभग 96% एरिया आप बिहार जो है वो पूरा प्लेन एरिया है। और इस प्लेन एरिया को बांटने के लिए
बांटने का आधार जो है वो गंगा नदी है, क्योंकि इस प्लेन के लगभग मध्य से गंगा नदी हमको गुजरती हुई दिखाई देती है। आप इस चीज को मैप में भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप मैप में देख रहे होंगे, ये गंगा नदी है, ये लगभग बिहार के मध्य से गुजर रही है और ये बिहार के जो मैदानी प्रदेश है उसको दो भागों में डिवाइड करता है, नॉर्थ बिहार का मैदानी प्रदेश और साउथ बिहार का मैदानी प्रदेश। तो आप ये देख रहे होंगे, जब हम नॉर्थ बिहार की बात करते हैं, नॉर्थ बिहार के मैदान की, तो इसका जो एरिया है 56,980 वर्ग किलोमीटर। वहीं जब हम बात करते हैं दक्षिणी मैदानी प्रदेश की, तो लगभग 36,670 वर्ग किलोमीटर है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो उत्तर का मैदानी प्रदेश है ये बहुत विस्तृत हमको दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? बहुत विस्तार वाला दिखाई देता है, जबकि जो दक्षिण का मैदानी प्रदेश है वो थोड़ा संकुचित हमको दिखाई देता है, मतलब छोटा दिखाई देता है। ठीक है, जब हम नॉर्थ के मैदानी प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पास क्या हुआ है, हिमालय के द्वारा जो नदियां हैं, हिमालयी नदियां हैं, वो यहाँ पास क्या करती हैं, जलोढ़ों का निक्षेपण करती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी नदियां मुख्य रूप से हम इसमें देखते हैं, तो उसमें देखने को हमको मिलती है घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। आप इसको मैप में भी देख सकते हैं, ये है घाघरा नदी, ये है गंडक नदी, फिर उसके अलावा कोसी, और कोसी पर आपको महानंदा मुख्य रूप से यहाँ नदियां देखने को मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, इन नदियों की डिपोजिशन से जो है भाबर, तराई, बांगर और खादर प्रदेश मिलता है। आपको पता होगा, जब हम पूरे बिहार के मैप को अगर देखेंगे तो आप सबसे नॉर्थ में जो देखेंगे, जैसे हिमालय से सटे हुए भाग में या कहीं पर्वतीय प्रदेश से सटे हुए भाग में आपको भावर संरचना देखने को मिलेगी। भावर संरचना दरअसल एक प्रकार से पथरीली संरचना होती है, क्योंकि यहाँ आपने ये भी पढ़ा होगा अपने भूगोल के अध्ययन में, जब नदियां उतरती हैं तो यहाँ पास विलुप्त हो जाती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े कंकड़ों का डिपोजिट कर देती हैं। यहीं आपको जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु जैसी संरचनाएं भी देखने को मिलती हैं। उसके बाद तराई प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, जो एक प्रकार से दलदली प्रदेश भी है, क्योंकि यहाँ पास जो हिमालयी नदियां आती हैं, यहाँ पास आकर फिर से एक सतह पर दिखाई देने लगती है और एक प्रकार से पूरा दलदली प्रदेश बन जाता है। और यहाँ पास धान और किसकी, गन्ना की खेती बहुत की जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो मतलब ये है कि बिहार का जो उत्तरी बिहार है ना, वहाँ पास धान और गन्ना की खेती करने के लिए बहुत ही फेवरेबल प्लेस होता है। उसके बाद फिर बांगर संरचना भी देखने को मिलती है। तो बांगर संरचना ऐसी संरचना है जहाँ पास बाढ़ नहीं आती है, मतलब ऊंचाई वाला प्रदेश है, जबकि खादर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां पास हर वर्ष बाढ़ आया करती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप बिहार के उत्तरी मैदान को देख पाते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पास कुछ हमें दोआब देखने को मिलते हैं। दोआब क्या है कि एक प्रकार से जो दो नदियों के मध्य में स्थित जहां जलोढ़ों का डिपोजिशन हुआ उससे निर्मित एक मैदान है। घाघरा और गंडक के मध्य में हमें घाघरा गंडक दोआब देखने को मिलता है। वहीं जब हम गंडक और कोसी के मध्य देखते हैं तो कोसी गंडक दोआब देखने को मिलता है। देखो, इसमें दोआब में याद करने की जरूरत नहीं है, दो नदियों का नाम ध्यान रखिए, उसके बीच जो मैदान बना उसी को हम दोआब बोल देंगे। ठीक है, अब यहाँ कोसी और महानंदा के बीच जब देखते हैं तो यहाँ क्या बनेगा, कोसी महानंदा दोआब हमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोसी महानंदा दोआब हमको यहाँ देखने को मिलेगा। कोसी महानंदा दोआब हमें कहाँ देखने को मिलेगा, बिहार के पूर्वी एरिया में। ठीक है, और जबकि यहाँ पास गंडक कहाँ मिलेगा, लगभग मध्य में मिलेगा, और ये मिलेगा आपको नॉर्थ वेस्ट में घाघरा गंडक वाला पूरा दोआब जो है। बिहार के उत्तरी मैदान में कुछ संरचनाएं हमको देखने को मिलती हैं जो बहुत स्पेशल संरचनाएं हैं। इन संरचनाओं का नाम आप ध्यान जरूर रखिए। जैसे यहाँ पास कुछ जलमग्न संरचना देखने को मिलती है, जलमग्न भूमि देखने को मिलती है, जिसे चौर और मन के नाम से जाना जाता है। जो चौर होता है वो पहले से निम्न भूमि से तालाब टाइप को समझ लीजिए, जैसे हम उस निम्न भूमि को या कहें लो लैंड को हम चौर बोलते हैं, जबकि मन जिसे बोलते हैं, आपको ध्यान होगा जैसे नदियां जब मैदानी प्रदेश में प्रवेश करती हैं तो वो मियांडर बनाती हैं। तो मियांडर बनाती हैं तो क्या करती हैं, मियांडर बनाती हैं मतलब वो एक प्रकार से एक सर्पीला आकार में चलने लगती हैं। फिर इसमें क्या होता है, कटाव होता रहता है एक छोर पे, और नदियां इसे ऐसे अपना रास्ता बदल लेती हैं। तो जो ये एरिया बनता है इसी को हम गोखुर बोल देते हैं। ठीक है, गोखुर बोलते हैं। तो ये गोखुर जो एक समय के बाद फिर क्या होता है, ऐसे हो जाता है, मतलब नदी से इसका मुख्य नदी से एकदम से कनेक्शन ही खत्म हो जाता है। तो जो ये संरचना ऐसे बन जाती है, तो इस वाले भाग जो उठा हुआ भाग होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, दियारा बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, उत्तर के मैदानी प्रदेश में जो है आपको चौर, मन और दियारा संरचना देखने को मिलती है। चौर और मन जो है ये जलमग्न निम्न भूमि का प्रदेश होता है, जबकि दियारा संरचना जो होती है ये बाढ़ के ही मैदान में एक उठा हुआ भाग होता है। ठीक है दोस्तों, जब हम बात करते हैं पश्चिमी चंपारण जिले में तो आपको लखनी चौर देखने को मिल जाती है, और पूर्वी चंपारण में जब हम बात करते हैं तो बहादुरपुर और सुंदरपुर चौर की संरचना आपको देखने को मिलती है। अगर हम जब बात करते हैं इसके ढाल की, तो आप ध्यान रखिएगा, उत्तर के जो मैदान का ढाल है या कहें स्लोप है, तो आपको नॉर्थ वेस्ट से लेकर के साउथ ईस्ट की तरफ यहाँ का ढाल आपको देखने को मिलेगा। कहां से, नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट। आपके पेपर में बिल्कुल प्रश्न आ सकता है कि बिहार के उत्तरी बिहार के मैदान का ढाल किधर है, दे देगा उत्तर से दक्षिण की तरफ ढाल है, दक्षिण से उत्तर की तरफ ढाल है, या पूरब से पश्चिम की तरफ ढाल है, या नॉर्थ वेस्ट से लेकर के साउथ ईस्ट की तरफ ढाल है। तो आप ध्यान रखिएगा, साउथ ईस्ट की तरफ ढाल है। और इसके कुछ अगर ऊपरी वाले भाग इसकी बात करते हैं तो आपको नॉर्थ टू साउथ ढाल भी देखने को मिलता है।
अब हम जब वही दक्षिणी मैदानी प्रदेश की बात करते हैं तो दक्षिणी मैदानी प्रदेश का जो हमें स्लोप दिखाई देता है तो वो दक्षिण पश्चिम से लेकर के आपको उत्तर पूर्व की ओर ढाल दिखाई देता है। तो आप अगर बिहार को पूरी तरह से जब अध्ययन करेंगे तो आपको ढाल जो है मोटे तौर पर क्या दिखाई देगा, मोटे तौर पर आपको जो ढाल दिखाई देगा वो ऐसे दिखाई देगा, ऐसे। और दक्षिणी प्रदेश की बात करते हैं, दक्षिणी मैदानी प्रदेश का, तो यहाँ का भी ढाल ऐसे दिखाई देगा। तो आप देख रहे होंगे कि जो ये पूरा एरिया बनता है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा वाटर डिपोजिशन होगा। जब वाटर बहुत ज्यादा यहाँ डिपोजिट होगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ बाढ़ बहुत ज्यादा आने लगेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि बिहार का उत्तरी मैदान जो है वो बहुत फ्लड प्रोन एरिया है। और अभी आपने सुना भी होगा कि यहाँ पास भयानक बाढ़ आई हुई थी जिससे बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। अब हम दक्षिण के मैदानी प्रदेश में कुछ बातें और देख लेते हैं। दक्षिण के मैदानी प्रदेश में जो है आपको पता है यहाँ गंगा नदी से लेकर के दक्षिण के पठारी प्रदेश तक इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। यहाँ इसका निर्माण जो हुआ प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ों के डिपोजिशन से इस मैदान का निर्माण हुआ है। और इन नदियों में कौन कौन से हैं, इनमें आप देखेंगे कर्मनाशा नदी हो गई, सोन नदी हो गई, पुनपुन, फाल्गु नदी हो गई, इसके बाद किऊल नदी, अजय नदी। ठीक है, इन सभी नदियों के डिपोजिशन से दक्षिण के मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ है। इन्हीं नदियों के बीच के जो स्थान को हम कुछ दोआबों में बांटकर अध्ययन करते हैं। तो जैसे गंगा सोन का दोआब, तो मतलब सोन नदी और गंगा नदी के मध्य जो जितना भी यहाँ पास एरिया बना उसे हम सोन गंगा दोआब बोल देते हैं। फिर सोन नदी से लेकर के जो आपको पूरा का पूरा किऊल नदी तक पूरा एरिया दिखाई देता है उसे हम मगध का मैदान बोलते हैं। सोन नदी से लेकर के पूरा किऊल नदी तक के एरिया को हम क्या बोल देते हैं, मगध का मैदान। और वहीं किऊल नदी से लेकर के बिहार के पूर्वी बॉर्डर तक के एरिया को हम क्या बोल देते हैं, अंग का मैदान बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इन मैदानों का नाम ध्यान रखिए। कभी प्रश्न आ सकता है कि अंग का मैदान जो है बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, अंग का मैदान जो है बिहार के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। वहीं आपसे अगर पूछा जाए गंगा सोन का मैदान कहाँ स्थित है, तो आप बताइएगा गंगा सोन का जो मैदान है वो बिहार के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो आप इन बातों को ध्यान अच्छे से रखिएगा। अब हम दक्षिण बिहार के मैदान में स्थित कुछ जलमग्न निम्न भूमियों के बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसे हम उत्तर के मैदान में हम देखते थे जो निम्न भूमियां होती थी उनको क्या बोला जाता था, उनको चौर और मन के नाम से जाना जाता था। वहीं बिहार के दक्षिणी मैदान की जब हम बात करते हैं तो यहाँ जो निम्न भूमि होती, जल से मग्न निम्न भूमि होगी उसे हम टाल बोलते हैं। तो ध्यान रखना, टाल संरचना दक्षिणी मैदानी प्रदेश की विशेषता है, ना कि उत्तरी मैदानी प्रदेश की। उत्तरी मैदानी प्रदेश की जो निम्न भूमियां होती है उसे हम चौर और मन कहते हैं, जबकि दक्षिणी प्रदेश की मैदानी भूमियों को हम टाल बोलते हैं। यहाँ पास कुछ महत्वपूर्ण टालों के नाम देख लेते हैं। जैसे बहड़िया टाल का नाम आप देख सकते हैं यहाँ, बहड़िया टाल। ठीक है, उसके अलावा मोकामा टाल जो है विश्व का सबसे बड़ा टाल प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा सिंघावल टाल और मोर टाल। आपको एक चीज और बताना चाहेंगे, जो बिहार में मखाना की खेती बहुत ज्यादा होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल अगर कुछ है ना तो ये टाल और ये मन प्रदेश ही है, क्योंकि ये मखाना और मछली पालन के लिए बहुत बड़ा नेचुरल कंडीशन भी हमें देता है। अब हम बिहार के पठारी प्रदेश या कहें हम बिहार के तीसरे भौतिक प्रदेश की जब बात करते हैं उसका नाम है बिहार का पठारी प्रदेश। बिहार के हम पठारी प्रदेश की बात करते हैं तो इसका विस्तार जो है हमें कैमूर से लेकर के बांका तक दिखाई पड़ता है। तो आप ये देखेंगे जब बिहार का पूरा ये मैप है तो बिहार के जो दक्षिण का ये पूरा प्रदेश है, कौन सा प्रदेश, बिहार का जो दक्षिण वाला ये प्रदेश है, ये हमें पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिखाई देता है, मतलब बांका तक। ये पूरा प्रदेश जो है बिहार का दक्षिण प्रदेश है। इसकी अवस्थिति आपने देख ही लिया है, ये बिहार के दक्षिण में स्थित है और झारखंड से सीमा साझा करते हुए इस पूरे प्रदेश को हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक को हम बोलते हैं विंध्यन संरचना या कहें कैमूर का पठार वाला पूरा क्षेत्र, और दूसरा बोलते हैं धारवाड़ की संरचना वाला पठार, धारवाड़ संरचना वाला प्रदेश। तो ये जो आपने जब हमने आपको भूगर्भिक संरचना पढ़ाया था तो इस बारे में बताया था कि विंध्यन संरचना जो स्थित है बिहार के कहाँ स्थित है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जबकि धारवाड़ संरचना जो है बिहार के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में हमको देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पास कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां को आप देख सकते हैं। जैसे गया जिले में गया की पहाड़ी, मंदार, बराबर की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं आपको। वहीं आगे बढ़ते तो आपको जोबियन की पहाड़ियां, राजगीर जिले में आपको राजगीर की पहाड़ियां स्थित हैं। शेखपुरा की पहाड़ियां आपको शेखपुरा जिले में दिख जाती हैं। बिहार शरीफ में आपको बिहार शरीफ की पहाड़ियां, मुंगेर में मुंगेर की पहाड़ियां और जमालपुर की पहाड़ियां आपको देखने को मिल जाती है। पहाड़ियों का नाम आप ध्यान रख सकते हैं, कभी पूछ ले कि कहाँ है तो आप ध्यान रखिएगा कि दक्षिण के पठारी प्रदेश का भाग है। सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी है राजगीर की पहाड़ी, इनका नाम भी आप ध्यान रखिए क्योंकि कई बार यहाँ से सीधा प्रश्न आ जाया करता है। तो राजगीर की जो पहाड़ियां हैं इनको ये जो है 5 यहाँ मुख्य रूप से पहाड़ियां कहेंगे। राजगीर जो है मुख्यतः 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ प्रदेश है। तो यहाँ पास विपुलगिरी की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभवगिरी की पहाड़ियां यहाँ हमको देखने को मिलती हैं। तो विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभवगिरी की पहाड़ियों का नाम आप जरूर ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि राजगीर जो है किन मुख्यतः पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आपने इसका नाम इतिहास में पढ़ा हुआ होगा। जब राजगीर जो है मगध की राजधानी हुआ करती थी तो इसको एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती थी। ठीक है, तो इसलिए इन पहाड़ियों का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अब
इस वीडियो को खत्म करते हैं। हम अगले वीडियो में बिहार की जलवायु के बारे में बात करेंगे। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।